हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा एक अलग सा स्पेशल टॉपिक के लिए होगा। वो ये कि क्लास 12th जब कोई भी स्टूडेंट, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 12th अभी पास कर चुके हैं, जो जिन्होंने पेपर दिया है, उनके मन में ये सवाल आता होगा, ये ख्याल आता होगा कि उनका एडमिशन जो है किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो। क्योंकि क्या होता है कि क्लास 12th के बाद आपका मन करता है कि हमारा जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन हमें मिल पाए, और इसके लिए हमें ये भी पता है कि किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना ज़रूरी होता है। तो क्या है कि अगर हम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से उसका जो स्टेटस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। और अगर आपका एडमिशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आप काफ़ी प्राउड फील करते हैं और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। तो इसी तरह का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के सागर में, जो कि है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए, मतलब 12th के बाद जो आपका कोर्स होता है अंडर ग्रेजुएट का, तो उसके एडमिशन के लिए एक अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। इस टेस्ट में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं मैथ्स ग्रुप के बारे में। तो क्या है कि मैथ्स ग्रुप की जब हम बात करें तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम लिमिट रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है। उसमें आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ वो हम आपको बताने वाले हैं। और क्योंकि क्या है, नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी आपको ऑफलाइन मोड से नहीं पढ़ा पा रही है इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आप सब ने डिसाइड ये भी किया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस हैं, 9.1 × 10⁻³ जूल, और ये 3 और ऑप्शंस हैं। तो अब क्या है कि अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग में सीधा सा स्ट्राइक होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में। ये तो हो गया कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड से हम उठा के देखते हैं। तो अब हम पहले आते हैं वर्क फंक्शन से। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्लास 12th का टॉपिक था, जो कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से पूछा गया था। तो अब क्या है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब अगर कोई सा भी मेटल सरफेस है हमारे पास और अगर उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई सा भी मेटल है तो हम उस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे जो कि मेटल के अंदर है, हम उस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो कि मेटल के सरफेस के ऊपर है। तो क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब मेटल के सरफेस से उसे बाहर निकलने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट से। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है, जो वर्क फंक्शन है वो हमारा डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, मेटल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, उस मेटल का सरफेस कैसा है। अब क्या होता है, अलग अलग मेटल्स के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो हमारा अलग अलग होता है। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोई सा भी सेम मेटल लें, अगर कोई सा भी हम मेटल लेते हैं, मान लो हमारे पास 2 मेटल ब्लॉक्स हैं, दोनों सेम मेटल का बना हुआ है। तो सेम मेटल का बना है, अगर इस ब्लॉक को हम टेम्परेचर दे दिया हमने 1000 डिग्री सेल्सियस और इसको हमने दे दिया 1200 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वर्क फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो क्या होता है, उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अब कम एनर्जी चाहिए उस सरफेस से बाहर निकलने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वर्क फंक्शन कम होगी। मतलब जो हमने पहला ब्लॉक लिया था जिसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था, उसकी वर्क फंक्शन ज़्यादा होगी, और जो हमने 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था उसकी वर्क फंक्शन कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमारा वर्क फंक्शन कम हो जाता है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है कि कोई ऑप्शन दे दे, ठीक है, उसमें से क्या हो, जैसा मैंने अभी बताया था कि उसमें क्वेश्चन दे दे कि 2 मेटल ब्लॉक्स है हमारे पास या 2 मेटल शीट्स है हमारे पास, उसमें अलग अलग टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दे और आपको ऑप्शंस दे दे, कुछ ऑप्शंस इस टाइप से दे दे कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो उस पर कैसे डिपेंड करता है ये वर्क फंक्शन। तो हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा या फिर किसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो हो सकता है 4 ऑप्शंस आपको दिया जाए, हाँ कि मेटल शीट ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, मेटल शीट बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, या फिर दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा, या फिर चौथा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों में से किसी में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादातर हम कंसिडर करते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। तो अब इस प्रॉपर्टी से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या होता है, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी गेन करता है व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तब जो वो एनर्जी गेन कर पाता है उसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी वैल्यू होती है जूल के टर्म्स में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से। अगर हमें क्या करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 जूल = हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, मतलब जो भी कोई चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड और नन ऑफ द एबव। अब क्या है कि कोई भी चार्ज है, अगर वो चार्ज रुकी हुई है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। और जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, मतलब जब मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्योंकि अगर कोई चार्ज मूव कर रही है तो क्योंकि वो चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी, और क्योंकि वो मूव कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन के हम बैकग्राउंड पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है कि दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वेव जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तब ये वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, साइनोसॉइडली, मतलब ये जो वेव प्रोड्यूस होते हैं वो साइन का फंक्शन होता है, एंड प्रोपगेटिंग थ्रू स्पेस सच दैट टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जो दो फील्ड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या है वो परपेंडिकुलर होंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है वो डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कुछ इस तरह से, अगर वेव का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मतलब ये क्या है, z डायरेक्शन क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके परपेंडिकुलर तो होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं x डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आगे भी चलता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दोनों जो परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन।
तो ये हम यहाँ तक हमने देख लिया, इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हम आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड पे। तो अब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अलग अलग यूनिट्स दे करके, और वो भी क्या एसआई यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या होते हैं। तो एक तो टेस्ला होता है, या फिर उसे हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसे बोलते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये तीन हो गए हमारे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऑप्शंस में ये तीनों में से कोई भी है मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दे ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट। तो कोई ए बी और सी तीनों में ये तीन ऑप्शन दे दे और डी ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द एबव। तो जो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब एसआई यूनिट तो ये तीन हो गए। सीजीएस यूनिट होता है गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट गॉस होता है। और अगर इसका हम कन्वर्जन करें एसआई यूनिट से गॉस में, सीजीएस यूनिट में, तो ये होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे आ सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट भी आ सकता है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है m × L⁻0 T⁻⁻2 A⁻−1। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछा गया क्वेश्चन है, क्लास 11th का टॉपिक है। तो अ मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी विल बी। मतलब अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, एसएचएम में है, तो जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, मिनिमम होगी बट नॉट जीरो, मैक्सिमम होगी या फिर इनफाइनाइट होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग और एक मास का सिस्टम है। ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये हमारे पास एक मास है। मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये पॉइंट हमने मान लिया O है। ये मीन पोजीशन पे है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्प्रिंग भी बिल्कुल लूज है, कोई सा भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब हमने क्या किया, इस मास को क्या किया, खींच करके राइट साइड ले गए। तो खींच करके जब हम राइट साइड ले गए तो इसका जो न्यू पोजीशन हो गया, ये तो पोजीशन हो गया O, ये था O, यहां से हमने इसको ले गया, हम इसको लेकर गए पॉइंट P पर, मास m। तो क्या हुआ कि ये जो स्प्रिंग है तो ये थोड़ा सा खिंच गया, स्ट्रेच हो गया, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी, स्प्रिंग एनर्जी होती है वो। तो अब क्या है, जैसे ही हमने इसको यहाँ पे खींचा और जब हम इसे छोड़ेंगे, तो जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ तक खींचा फिर छोड़ा, अब क्या होगा कि ये जो बॉडी है हमारी ये धीरे धीरे पॉइंट O तक जाएगी। ये जब पॉइंट O तक जाएगी तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉइंट O तक बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्या है, स्प्रिंग इसको खींच रहा है। जब ये पॉइंट O पर पहुंच जाएगा, जब ये बॉडी पॉइंट O पर पहुंच जाएगा, उसके बाद ये उसका मीन पोजीशन हो गया, मतलब ऐसा पोजीशन जहां पर स्प्रिंग पर कोई भी दबाव नहीं लग रहा है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि इसे खींचा गया था और छोड़ा गया, तो इनर्शिया के कारण ये और आगे गया। तो जब ये O के आगे गया तो क्या हुआ, स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेशन फील हुआ। तो जब कंप्रेशन फील होगा तो स्प्रिंग क्या होगा, उस बॉडी पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो बॉडी को धीरे धीरे स्लो करता जाएगा। तो जैसे मतलब कि वेलोसिटी जो है उस बॉडी की कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि जब पॉइंट O पे है, O पे जब पॉइंट हमारा बॉडी है, उसके बाद जब ये मूव हुआ तो क्या हुआ, स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट पे चला जाएगा। मतलब मान लिया हमने ये पॉइंट Q है, तो हमने माना कि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पर स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है और इधर से जो लग रहा है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वो बॉडी उस पॉइंट पे उस इंस्टेंट के लिए क्या हो गया, उस पर वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी फिर से मान लिया हमने ये इधर गया, ये इधर गया, ये पॉइंट O था और ये पॉइंट P है। तो क्या हो गया, फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उस बॉडी पे। तो ये बॉडी फिर से O तक जाएगा, और क्योंकि O क्या है, इसका मीन पोजीशन है, मतलब जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में है। तो जब रिलैक्स कंडीशन में है, उसके बाद भी जब उसको स्ट्रेच किया गया
जब ये ओ पॉइंट के आगे मूव किया तब ये क्या करेगा, स्प्रिंग उसे खींचेगा। खींचेगा मतलब वेलोसिटी उसकी कम होगी। तो हमने देखा कि ओ पॉइंट के बाद अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मीन पोजीशन पे अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ये इसका मूवमेंट हो रहा है, पॉइंट पी से क्यू, क्यू से पी, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, और पॉइंट ओ क्या है, हमारा मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे हमने प्रैक्टिकली देखा कि जो वेलोसिटी है इस बॉडी की सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो क्या है, इस पॉइंट ओ पे क्या है, मैक्सिमम है, और ये क्या है, हमारा मीन पोजीशन है। तो जो क्वेश्चन में हमारा पूछ रखा है वो क्या है कि एट मीन पोजीशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी विल बी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर और ये था इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि क्लास 12th में है। तो ये क्या है, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी एंड मीन लाइफ टाउ इज, मतलब जो हाफ लाइफ टाइम होता है जो हम न्यूक्लियाई में पढ़े थे हम, और जो मीन लाइफ है जो टाउ होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अब ये 4 ऑप्शंस है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब हम इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं, आखिर ऐसा होता कैसे है। तो अब हम चलते हैं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आखिर होता क्या है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल डीके, मतलब कि जितना टाइम उसे लगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास कुछ होगा, तो जितना टाइम उसे लगा हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई को, मतलब कुछ है हमारे पास, उसका आधा डीके होने में जितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसे टी या फिर टी हाफ से डिनोट किया जाता है। और जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो होती है 0.693 अपॉन लेमडा, जहाँ पे लेमडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है। ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है, सारे एलिमेंट का जो लेमडा होता है वो सेम नहीं होता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स का जो डीके कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो ये हो गया हाफ लाइफ टाइम, इसे याद रखना है। अब जो हमारा मीन लाइफ होता है या फिर एवरेज लाइफ जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, मतलब पूरा जितना भी न्यूक्लियाई उसमें है उसका टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल, मतलब इनिशियली सैंपल में हमारे पास कितने न्यूक्लियाई थे वो डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। तो ये हमारा निकल के आता है टाउ इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693। बेसिकली ये आता है 1 अपॉन लेमडा जब हम इसे डिराइव करते हैं। उसके बाद क्या है 1 अपॉन लेमडा। अब क्योंकि लेमडा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी हाफ अपॉन 0.693, ये हो जाता है लेमडा। तो एवरेज लाइफ जो हमारा निकल के आया 1 अपॉन लेमडा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू ये जो है 0.693 बाई लेमडा 1 बाई लेमडा, ये निकल के हमारा सामने आएगा। तो इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि टाउ जो कि क्या है मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ अपॉन 0.693। तो इससे हम निकाल सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाउ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके डेरिवेशन क्लास 12th में पढ़ाए जाते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सिंपल सा था, इसे याद रखना है, टी हाफ कितना होता है और एवरेज लाइफ कितना होता है। और ये जो लेमडा होता है ये डी के कांस्टेंट होता है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जो कि पूछे गए थे अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में। ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा, आगे के लेक्चर्स में हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीडीएफ्स आपको मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और सब कुछ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।